जय हिंद। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी मिलती है कि एक अधिकारी जो रेरा में सेक्रेटरी लेवल पर काम करता है, उसके पास तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसका सच पता लगाने के लिए एसीबी द्वारा एक ट्रैप प्लान किया गया। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, तकरीबन 20 जगह छापेमारी हुई, 14 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जिस समय एसीबी की टीम इस अधिकारी के घर पर पहुंची, वो देखकर यह हैरान थी कि क्या किसी सरकारी नौकर का इतना बड़ा बंगला भी हो सकता है। बंगला बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े उद्योगपति का बंगला हो। जैसे जैसे एसीबी की टीम अपनी जांच में आगे बढ़ती गई, उसी रफ्तार से इस अधिकारी के प्रॉपर्टीज का खुलासा होता चला गया। हद तो तब हो गई जब घर पर नोट गिनने वाली मशीन मिली, जिससे यह साफ हो गया कि घर पर पैसा इतनी बड़ी मात्रा में आता था कि वो गिनने का इस अधिकारी के पास समय भी नहीं था। इस अधिकारी की प्रॉपर्टी इतनी है कि एसीबी को जांच करने में एक दिन से ज्यादा का समय लग गया। एक दिन तो सिर्फ प्रॉपर्टी और कैश को गिनते रहे और दूसरा दिन लॉकर खुलवाकर देखने में चला गया। जय हिंद। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को कई दिनों से तेलंगाना की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में काम करने वाले सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी की कई भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचनाएं मिल रही थी। उन सूचनाओं में और जानकारी में यह दावा किया जा रहा था कि इस अधिकारी के पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बाद एसीबी ने रेड किया और तकरीबन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही 100 करोड़ रुपए की संपत्ति निकलकर सामने आ गई। इस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट करें। इसके साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल के पेज को लाइक कर दें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। तो एसीबी की टीम को जानकारी मिलती है कि एस बालाकृष्ण नाम के इस अधिकारी द्वारा तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। उसके बाद एसीबी प्लान करती है कि एक ट्रैप बिछाया जाए। 35 इंस्पेक्टर और 3 डीएसपीओ की अगुवाई में इस ट्रैप को अंजाम दिया जाना था। इसके बाद 24 जनवरी को सुबह 5 बजे एसीबी की टीम एस बालाकृष्ण के घर रेड मारने पहुंच जाती है। उनके घर पर रेड मारने के साथ साथ 20 जगह पर छापेमारी की जानी थी, जिनमें उनके रिश्तेदार, मिलने वाले भी शामिल थे और वो दफ्तर भी शामिल थे जिनमें वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। यानी इसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का दफ्तर भी शामिल था और एचएमडीए जहां पर वो पहले काम कर चुके थे, वहां पर भी एसीबी द्वारा रेड की जानी थी। जब एसीबी हैदराबाद के मनीकोंडा में पुपाला गुड़ा इलाके में स्थित इस अधिकारी के बंगले में पहुंची, वो देखकर हैरान रह गई। एसीबी के अधिकारियों को लगा कि एक सरकारी अफसर का बंगला या घर इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। एसीबी के अधिकारियों को पहले इनिशियली ये लगा कि शायद हम किसी गलत पते पर तो नहीं आ गए हैं, पर बाद में वेरीफाई करने के बाद जांच एजेंसी की टीम घर में दाखिल हुई और उसके बाद अपनी रेड शुरू कर दी गई। ये रेड 14 रिश्तेदारों और मिलने वालों के यहां भी की जानी थी, इसलिए एसीबी की इतनी बड़ी टीम का गठन किया गया था। अब इस छापेमारी में जो कुछ मिला उसे देखकर एसीबी के अधिकारी हैरान रह गए। सबसे पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा मिले कि वो बंडल में बंधे हुए थे और उन बंडलों को उठाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो काफी भारी हो चुके थे। यानी इस अधिकारी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उनके कागजात भी बड़ी संख्या में घर में पड़े हुए थे। दूसरा, मनीकोंडा जहां पर एसीबी की टीम ने रेड की थी, एक पलेशियल बंगलो, एक बड़ा बंगला इस अधिकारी का था। तीसरा, कलवाकुर्थी और हैदराबाद में बड़े स्तर पर इस अधिकारी के द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदी गई थी, जो कि इनकी आय से अधिक है। इसके साथ ही आदित्य ग्रुप की सोसाइटी में इन्होंने बड़े महंगे 2 फ्लैट भी खरीदे और 40 लाख रुपया घर से बरामद हुआ कैश। 5वें नंबर पर घर से 2 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। 6ठे नंबर पर 40 आईफोन बरामद हुए और साथ में लैपटॉप मिले, कई लैपटॉप मिले। अब आप सोच सकते हैं कि किसी आम आदमी के घर तो 40 आईफोन नहीं हो सकते और किसी सरकारी नौकर के घर तो
बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 7वें नंबर पर बैंक लॉकर्स की चाबियां मिली, जिन्हें एसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। और 8वें नंबर पर कई अघोषित संपत्तियां और उनके कागज बरामद हुए, जिन्हें देखकर एसीबी के अधिकारी हैरान रह गए। पर सबसे बड़ी हैरानी वाली चीज तो यह थी कि घर पर नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। नोट गिनने की मशीन मिलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह था कि पैसा इतनी बड़ी संख्या में आता था, इतनी मात्रा में आता था कि उसे गिनने का किसी के पास टाइम नहीं था। इसलिए नोट गिनने की मशीन घर पर ही रख दी गई और एसीबी ने पहले दिन ही यह साफ कर दिया कि अब तक प्रॉपर्टी के जितने कागज बरामद हुए हैं और कैश बरामद हुआ है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का है। अब आपको बताते हैं कि एस बालकृष्णन नाम के इस अधिकारी के पास कितने विभागों का चार्ज था। सबसे पहले वो तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी थे। दूसरा चार्ज उनके पास था HMRL यानी हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के डायरेक्टर का। इससे पहले वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट पर, की पोस्ट पर रह चुके हैं। और इसके साथ ही उनके पास हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर का भी चार्ज था। हैदराबाद स्थित मणिकोंडा में अपने बंगले में शिफ्ट होने से पहले वो जामिया उस्मानिया नाम के इलाके में रहा करते थे। एसीबी के अधिकारियों को सबसे बड़ी हैरानी उस समय हुई जब उन्होंने रेड कंडक्ट की। ये रेड उन दफ्तरों में भी कंडक्ट की जानी थी जहां पर बालकृष्ण काम करते थे, यानी HMDA और इसके साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दफ्तरों में। इन सभी दफ्तरों में जब स्पेसिफिक अधिकारियों से संपर्क किया गया, ज्यादातर अधिकारी छुट्टी लेकर अपने घर जा चुके थे और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। शायद ये एसीबी की रेड का डर भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसमें फाइल कई अधिकारियों से होकर गुजरती है और इनमें से कई अधिकारी ऐसे थे जिनके पास से ज्यादातर वो फाइल्स निकलकर गुजरी थी जिन पर बालकृष्णन ने साइन किए थे। अब एस बालकृष्णन पर सबसे बड़े चार्ज या आरोप है क्या? दरअसल 2 जगह हैदराबाद के पास चेरुवु और मल्लमपेट, यहां पर बफर जोन में 8 विला बना दिए गए। बफर जोन हालांकि खाली रखना होता है, पर 8 विला बना दिए गए जिस समय ये अर्बन डेवलपमेंट का सारा काम देख रहे थे। यानी कि इनके हाथ में ही था कि किस बिल्डर को या किस इंडिविजुअल को वहां पर कंस्ट्रक्शन करने देनी है या नहीं, किसको परमिशन देनी है या नहीं। दूसरा बड़ा आरोप है कि कोलार में बड़े स्तर पर कॉमर्शियल इमारतें खड़ी कर दी गई। ये सभी इमारतें लीगल नहीं थी। इनमें से ज्यादातर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नियमों के खिलाफ बनाए गए थे। अब जो आम तौर पर लेआउट बनाया जाता है, किसी भी जगह की प्लानिंग होती है तो वहां पर 3-4 चीजों का ख्याल रखना होता है। एक तो वहां पर बफर जोन बनाया जाएगा, इसके साथ ही जो अलग अलग दुकानें बनाई जाएंगी या फिर और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए पहले से ही तय कर लिया जाता है। पार्किंग का स्पेस भी पहले ही एलोकेट कर दिया जाता है। इसके साथ ही चौथे नंबर पर जितने भी CLU होते थे उनको लेकर बालकृष्ण के पास बड़े अधिकार थे। CLU बेसिकली चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, यानी किसी भी एग्रीकल्चरल कृषि योग्य भूमि को रहने योग्य भूमि में कन्वर्ट करना CLU कहलाता है। चेंज ऑफ लैंड यूज में कुछ फीस जमा होती है, मगर यह फीस जमा करने के बाद अगर CLU अप्रूव कर दिया जाता है तो आप उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर जमीन की कीमत 10 लाख है तो वो CLU होने के बाद 2 करोड़ भी हो सकती है। इतना बड़ा अंतर आ जाता है और इसके लिए बड़े स्तर पर रिश्वत कथित तौर पर ली गई थी। इसके साथ ही 5वें नंबर पर हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में बनाई गई थी, जिसके लिए स्क्रूटिनी से लेकर साइट इंस्पेक्शन, क्लियरेंस ऑफ द कमेटी, ये सब अधिकार ज्यादातर इस अधिकारी के पास थे। ऐसा नहीं है कि इस अधिकारी ने अकेले ही ऐसा सब किया होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो भी ये दावा नहीं कर रही है, मगर ये जरूर है कि कुछ लोगों, कुछ अधिकारियों ने मिलकर बड़े स्तर पर घोटाला किया, जिस वजह से इस अधिकारी के घर पर इनिशियली ही 100 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई। फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि इस अधिकारी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जय हिंद।